नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर के साथ, जहां से बड़ी खबर, फोम गोदाम में और तेल गोदाम दोनों एक साथ थे, आग लग गई है। आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, तो कोशिश लगातार की जा रही है। दमकल कर्मियों को कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, रोक रोक कर यहां अभियान चलाना पड़ रहा है, क्योंकि कई लपटें और ब्लास्ट की आवाज भी अंदर से आ रही है। ये तस्वीर देखिए, दीवार तोड़कर जेसीबी की मदद से अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए ये देखिए दमकल की गाड़ियां किस तरह पहुंची है। जेसीबी की मदद से, मशीन की मदद से दीवारें तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता लाइव सीधे हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आसपास और भी फैक्ट्रियां हैं और रहवासी इलाका भी है, बहुत संभल कर काम करना पड़ रहा होगा और दमकल कर्मियों को परेशानी भी आ रही होगी। क्या मुख्य वजह है कि लगभग 7 बजे से पहले आपसे जब मुलाकात हुई थी उस समय भी आग फैली हुई थी, लगी हुई थी, और अभी भी तस्वीर वैसी की वैसी ही है? बिल्कुल विजय, देखिए जो गोदाम था वो फोम का था और दूसरा गद्दों का था, और वहां पर पास में लगा हुआ एक ऑयल का गोदाम है, और यही कारण है कि आग पर काबू पाना मुश्किल है। लगातार 7 बजे से दमकल और पुलिस के लोग हैं वो इस पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस आगजनी से बहुत बड़ी पोल खुली है कि रिहायशी इलाकों में आप देखेंगे, एक तरफ फोम का गोदाम जो महेश ट्रेडर है, श्याम ट्रेडर है, उसके बगल में ये ऑयल का डिपो संचालित हो रहा है। इसके बाजू में एक फर्नीचर का गोदाम है और उसके ठीक अपोजिट में प्लाई और लकड़ियों का गोदाम है। मतलब रिहायशी इलाकों में लगातार ये गोदाम संचालित हो रहे हैं और इसीलिए इतना खतरा बढ़ गया है। जहां पर आग जली हुई है उसके ठीक पीछे आप देखेंगे कि एक रिहायशी अपार्टमेंट है, उसे पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, क्योंकि इसका जो पूरा धुआं है वो उस तरफ बढ़ रहा था। और ऑयल गोदाम और फोम गोदाम के बीच में एक लकड़ी का गोदाम था जो रिहायशी इलाके से जुड़ा हुआ था, और उस कारण वो लगातार आग वहां बढ़ रही थी। और यही कारण है कि जेसीबी बुलाई गई है, लगातार जो है दीवारें तोड़कर इस पे काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आप फर्श पे जो देख रहे हैं, ये पूरा देखेंगे जो जमीन पे आग लगी हुई है, ये ऑयल है जो पूरी तरीके से खौल चुका है। और इस ऑयल के संदीप, आपको रोकना चाह रहा हूं। संदीप, फोम गोदाम में आग लगी थी, उसके पास में ही आपने कहा कि एक ऑयल की फैक्ट्री है। क्या ऑयल फैक्ट्री में भी आग पकड़ ली है, वहां बुझाने की कोशिश की जा रही? क्योंकि आपने जिस तरह से कहा फोम गोदाम के पास ऑयल फैक्ट्री है, क्या इसी मालिक की है या फिर किसी और की है जिसने आग पकड़ ली है? बिल्कुल, आप देखिए कि ये जो ऑयल फैक्ट्री या कहें, बिल्कुल देखिए आप जो सीधा देख रहे हैं जिसकी दीवारें तोड़ी जा रही है वो ऑयल का ही गोदाम है। और यहाँ पर ऑयल का स्टॉक होने के बावजूद यहाँ पर छाना भी जाता था। संदीप, तो एक तरीके से ऑयल का गोदाम। जी संदीप, मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरामैन से कहें कि कुछ और तस्वीरें जो वो स्पष्ट दिखा पाए, क्योंकि मशीन वहां दीवार तोड़ रही है और कोशिश ये की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। स्पष्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल देखिए, हम आपको और दूसरी तरफ भी लेके जा रहे हैं। देखिए दूसरी तरीके से हम दिखा रहे हैं यहाँ से कि किस तरह, या दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से जब आग वहां पर फैली हुई है, जो कॉम्प्लेक्स है, रिहायशी कॉम्प्लेक्स, वहां पर आग फैली हुई है। और उसका प्रमुख कारण है कि ये ऑयल का जो गोदाम है, इसका तेल भी जो है काफी बह के जगह जगह फैल चुका है और जमीन पर वो ऑयल लगातार यहाँ पर फैल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ दूसरी तरफ जाने का, आपको वहां से और भी हम तस्वीरें दिखाएंगे दूसरे तरफ की, क्योंकि ये ज्यादा गंभीर विषय है कि जो रिहायशी इलाका है वहां पर जो कहीं आग ना पहुंच जाए। तो बस ये हम पहुंच गए, आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए दूसरे तरफ से, ये देखिए आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं अंदर की, कितनी भीषण आग है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, संदीप रुकिए, आप दर्शकों को बता दें, इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लगभग 2 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रिहायशी इलाका है, फोम गोदाम बताया जा रहा है, वहां पर आग लगी थी। और आग लगने के बाद ये तस्वीरें देखिए आप कि पूरा गेट तोड़ दिया गया, दीवारें तोड़ दी गई, और उसके बावजूद भी दमकल की गाड़ियां, संदीप कितनी दमकल की गाड़ियां और बुलाई गई है? देखिए लगातार गाड़ियां आ रही है, 4 से 5 गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। हर तरफ देखिए दमकल की गाड़ियां हैं, पुलिस के जवान हैं, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। फोम के साथ आग बुझाने का प्रयास चल रहा है। रिहायशी इलाका भी आपको दिखाएंगे। एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है पुलिस वालों के लिए और दमकल के लिए बन गई थी कि स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंच गए थे और काम में बहुत ज्यादा अड़चन पैदा कर रहे थे। आपको गोदाम दिखा रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल जो है गोदाम मालिक का सहयोग नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से पुलिस ने फिर जो है उस दीवार को गिराया है, उसके बाद जो है आग नियंत्रण में आई है। देखिए ये इलाका है, यहाँ पर
इसे तोड़ने के बाद बहुत ज्यादा जो है स्थिति नियंत्रण में आई है। अभी सर क्या स्थिति है? अभी क्या स्थिति है बताइए। अभी स्थिति क्या है, कंट्रोल में है, आग जो है कंट्रोल में है। जेसीबी आ चुकी है हमारे पास और जेसीबी से क्या रास्ता बना रहे हैं, फोड़ के अपने क्या अंदर घुसने का जगह देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही दीवार फूटा हुआ है, हमारे फायर ब्रिगेड की जो टीम है फायर फाइटिंग करके कंट्रोल कर चुका है। जनहानि कोई नहीं, जनहानि कोई नहीं होगा, ना होने देंगे हम लोग। बिल्कुल देखिए, ये दीवार तोड़ने के बाद काफी कुछ नियंत्रण में आ गई स्थिति, लेकिन स्थानीय लोगों का जिनका गोदाम और ये सब कुछ है उनका सहयोग नहीं मिल रहा था। पुलिस को बुलाकर फिर काम चालू किया गया है। अब संदीप नजर बना रखिएगा। संदीप, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ में टूलकिट के मुद्दे पर सियासी गर्मी वो और बढ़ रही है, क्योंकि रमन सिंह के ऊपर दर्ज एफआईआर को लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रदेश भर में थानों के बाहर प्रदर्शन किया और उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी। कांग्रेस इसे बीजेपी का फर्जीवाड़ा बता रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की तस्वीर देख रहे हैं, जहां बीजेपी नेताओं ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर उन्हें भी गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय, पवन साय के साथ दूसरे नेताओं ने सिविल लाइन थाने के बाहर करीब 2 घंटे तक धरना दिया, जिसके बाद रमन सिंह अपने बंगले लौटे। 12:30 बजे सिविल लाइन सीएसपी नासिर सिद्दीकी, तीनों थानों के टीआई और एक सब इंस्पेक्टर के साथ रमन सिंह के बंगले पर पहुंचे और टूल किट को लेकर किए गए ट्वीट पर उनसे जवाब तलब किया। रमन सिंह की ओर से जवाब पहले से ही तैयार था। पुलिस को जवाब देने के साथ साथ रमन सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये पूरी गतिविधि का संचालन यहाँ के कांग्रेस के कार्यालय से मुख्यमंत्री के इशारे से हो रहा है। संबित पात्रा यदि उनके खिलाफ कोई मुद्दा तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है तो ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे में छत्तीसगढ़ में झूठे एफआईआर दर्ज होते हैं। मुख्य रूप से ये भी एक कह सकते हैं कि जो 2.5 साल का मामला है कि अपने आकाओं को कैसे खुश किया जा सके और हम डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ भी एफआईआर कर सकते हैं, ये बताना मुझे लगता है कहीं न कहीं इसका लिंक कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी एक टूल किट के माध्यम से राज्य की कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया है, उसी के विरोध में यह धरना प्रदर्शन है। टूल किट का जो कांड है उसको भारतीय जनता पार्टी जब सामने लाती है तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार हमारे संबित पात्रा जी पे एफआईआर कर देती है, डॉक्टर रमन सिंह जी पे एफआईआर कर देती है। इस तरह भय और आतंक की जो राजनीति फैलाना चाहते हैं भूपेश बघेल जी, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बीजेपी नेताओं के धरने पर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का टूल किट जो है वो फर्जी साबित हो चुका है और रमन सिंह जी और उनके सारे लोगों ने जिंदगी भर फर्जी काम करने के अलावा दूसरा नहीं किया। 15 साल भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, यही उनका टूल किट है। देखिए रमन सिंह जी पहले थाने क्यों नहीं पहुंचे? पहले भी उनके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, उनको उस समय थाने क्यों नहीं गए? आज वो थाने जाके क्या साबित करना चाहते हैं? जरूरत होगी तो सरकार उस पर आगे कार्रवाई करेगी। टूल किट के मुद्दे ने भाजपा को एकजुट कर दिया है और जिस आक्रामकता के साथ पूरी बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसे देखकर लगता नहीं कि हाल फिलहाल में ये मुद्दा शांत होने वाला है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में विरोध की राजनीति किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को टूलकिट मामले में बयान और अभिलेखों की बरामदगी के लिए 26 मई को व्यक्तिगत या ऑनलाइन उपस्थिति होने के लिए दूसरा नोटिस जारी किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इस मामले में सह-अभियुक्त हैं। राजधानी पुलिस ने रविवार शाम 4 बजे का समय संबित पात्रा को दिया था। 4:05 के आसपास संबित पात्रा की ओर से ईमेल आया जिसमें विभिन्न व्यस्तताओं की वजह से उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। उसके बाद पुलिस ने 26 मई को उपस्थित होने के लिए दूसरा नोटिस भेज दिया है।
और इधर बिलासपुर जिले में एक बार फिर 18+ वैक्सीनेशन पर अब ब्रेक लग गया है। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद ये तीसरी बार है जब 18+ का वैक्सीनेशन बाधित हुआ है। वैक्सीन खत्म होने के कारण यह स्थिति बनी है। इधर 18+ वैक्सीनेशन के लिए पंजीयन कराने के बाद भी वैक्सीनेशन नहीं होने से लोग परेशान हैं। बिलासपुर में 18 साल के 44 साल तक के इस वर्ग में अब तक महज 52,000 लोगों को ही वैक्सीन का पहला डोज लग पाया है, जबकि जिले में 18+ के लोगों की संख्या करीब 8 लाख के पार है। वैक्सीन की कमी के कारण कई वैक्सीन सेंटरों को बंद कर दिया गया। 45+ वैक्सीनेशन का भी हाल यही है। 5 लाख की संख्या में महज 1,76,000 का ही वैक्सीनेशन हुआ है। इसमें भी दूसरे डोज वाले 45+ की संख्या महज 22,500 है। दुर्ग जिले में भी वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। 1 मई से अब तक 18+ के बस 81,665 हितग्राहियों को ही टीका लगा है। होटल में रजिस्ट्रेशन में दिक्कत की वजह से भी कई हितग्राहियों को दिक्कत हुई है। अब वैक्सीन खत्म होने के बाद लोग भटक रहे हैं। रायगढ़ में भी 18 से 44 के बीच का यानी 18 से 44 के बीच का वैक्सीनेशन 3 दिन में शुरू होने वाला था, 3 दिन से वहां बंद है। अंबिकापुर में भी वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण का कार्य प्रभावित हुआ है। सरकार का कहना है कि गवर्नमेंट ने पूरे हर एक वैक्सीनेशन सेंटर में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पहुंचा दिया है, लेकिन जब हम वैक्सीनेशन सेंटर जाते हैं तो वहां वैक्सीन खत्म होने का ही बोर्ड हमें नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे आ रहा हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए, और जैसे ही मेरा नंबर आता है वैसे ही मुझे पता चलता है कि यहाँ पे वैक्सीन खत्म हो चुकी है, ऐसा नोटिस बोर्ड में लिख दिया जाता है। टोटल 4,45,075 लोगों को लग चुका है अभी तक। नहीं, अभी कुछ सेंटरों में वैक्सीन हुआ है, 3-4 सेंटरों में, क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीन आ जाएगी तब वैक्सीन फिर चालू हो जाएगा। मांग तो हम बहुत करते हैं, वहाँ आने के ऊपर डिपेंड करता है। आने के बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो जिला वाइज, वो वहाँ से जो मिलती है वो हम लेके आते हैं। बिलासपुर सहित संभाग में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शहर में भी जहां अब तक आधा दर्जन से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं, वहीं संभाग के दूसरे जिलों से भी रोजाना ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। इसमें कई मरीज गंभीर स्थिति में हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। ऐसे ही 3 गंभीर मरीजों को बिलासपुर से रायपुर रेफर किया गया है। वहीं 11 मरीजों का सिम्स में उपचार चल रहा है। सरगुजा संभाग में भी अलग अलग जिलों में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। एक संदिग्ध मरीज की मौत के बाद संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में न सिर्फ ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड का निर्माण कराया जा रहा है, बल्कि रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि उन मरीजों में चेहरे में सूजन, चेहरे में दर्द, चेहरे के आसपास, आँख के आसपास झुनझुनी आना, सिर दर्द बने रहना, दोनों मैक्सिलरी साइनसेस में थोड़ा सा दर्द होना, और अपनी जो आँखें हैं अगर वो लाल होती है तो इसको साधारण न माने। बीमारी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पूरे नाक से लेकर आँख और ब्रेन तक भी जाता है। और चूँकि मैं तो मेडिकल विशेषज्ञ हूँ ही, इसलिए पूरा एक टीम गठित किया गया है। कोरोना मरीजों से ज्यादा पैसे ऐंठ रहे निजी अस्पतालों को रायपुर स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है। ऐसे अस्पतालों पर अब दोहरी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर सीएमएचओ ने कहा है कि जो अस्पताल शासन की ओर से तय रेट से ज्यादा पैसे वसूलते हैं उन्हें अतिरिक्त पैसे तो लौटाने ही होंगे, साथ ही उन पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि शासन की तरफ से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बहुत पहले ही रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, फिर भी मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत आ रही है। कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति के समय जानबूझकर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब अगर ऐसी शिकायत आती है तो उस पर दोहरी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बारे में बोला सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है रिकॉर्ड रखना होती है। ओवरचार्ज का यदि मेरे पास लिखित शिकायत आती है और यदि मैं बिल का वेरिफिकेशन करती हूँ और उसमें मिलता है तो निश्चित रूप से हम पेशेंट को जो ओवरचार्ज हुआ है उसको वापस कराने की पहल करते हैं और हमने की भी है। उसके बाद यदि कोई गलती वहाँ से होती है तो फिर हम निश्चित रूप से फिर कड़े कदम उठाएंगे। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अगले कार्यवाहक चीफ जस्टिस होंगे। 31 मई को चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र
मेनन के रिटायर होने के बाद वे 1 जून को कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभालेंगे। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने बीएससी LLB करने के बाद 4 सितंबर 1987 को मध्य प्रदेश के जिला कोर्ट से अपनी वकालत शुरू की। बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और फिर छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। राजस्व और क्रिमिनल केस में दक्षता रखने वाले जस्टिस मिश्रा अतिरिक्त महाधिवक्ता और महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। 10 दिसंबर 2009 को उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था और साल 2014 में वे जज नियुक्त किए गए थे। जीरम आयोग के अध्यक्ष रहने के साथ ही जस्टिस मिश्रा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अब बात CGPSC की, क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 इस साल 15 जनवरी को ली गई थी। उसके परिणाम बिना मॉडल आंसर जारी किए प्रकाशित कर दिए गए, जबकि CGPSC ने इसके लिए परीक्षार्थियों से शुल्क लेकर दावा आपत्ति मांगी थी। छात्र संशोधित मॉडल आंसर का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले CGPSC ने बिना मॉडल आंसर जारी किए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए, जिससे परीक्षार्थी हैरान है। परीक्षार्थियों का कहना है कि इसे पता नहीं चल पाएगा कि किस उत्तर को विलोपित या संशोधित किया गया है। परीक्षार्थियों के आरोप है कि ये पूरी प्रक्रिया चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। आरोप ये भी है कि ऐसे कई मामले हैं जिसमें CGPSC ने गलत तथ्यों को सही बताया है। वहीं CGPSC के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया का पालन नियमों के गजट प्रकाशन के बाद ही किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस नियम ने परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में भी रोष पैदा कर दिया और गड़बड़ी की आशंका भी बढ़ सकती है। और प्रदेश भर में 12वीं बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर हो रही हैं। प्रदेश भर में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है और इस पर निजी स्कूलों का अपना अपना मत है। उनका कहना है कि विभाग एक बार अपने फैसले पर विचार करने की जरूरत करे, क्योंकि निजी स्कूलों के इस फैसले पर शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि परीक्षाएं इसी पैटर्न में होंगी जिस तरह से निजी स्कूलों ने 10वीं के जनरल प्रमोशन वाली बात को स्वीकार किया था, वैसे ही इस फैसले को भी करना चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश में निजी स्कूल शुरू होते ही ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि ऐसे में जो अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे हैं काफी नुकसान होता है। नुकसान होगा बच्चों का, बच्चों की आगे जो परसेंट बनेंगे या जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनके लिए एक तरीके से निर्णय गलत है। हम आग्रह करेंगे, आज हमने मीटिंग में डिसाइड किया है कि इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। गलत है, इसको विभाग को पुनः विचार करना चाहिए। शासन ने जो निर्णय लिया है ये 1 तारीख से 5 तारीख तक उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र उनको दिए जाएंगे और 5 दिन के अंदर उसको लाके जमा करना। ये शासन के जो निर्णय हैं इसको सभी संस्थाएं हैं उनको मानना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए धान उठाव एक चुनौती बनी हुई है। इसे लेकर सरकार कई तरह के उपाय कर रही है, बावजूद धान का उठाव धीमी गति से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर बारिश के कारण अधिकांश संग्रहण केंद्रों में धान खराब हो रहा है। राज्य सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन चावल में से 10 लाख मीट्रिक टन चावल की ई-टेंडरिंग कर दी है। इसमें से 6.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चावल का उठाव हो चुका है। वहीं 10 लाख मीट्रिक टन धान में से 7.5 लाख मीट्रिक टन चावल बनाए जाने की तैयारी चल रही है। कई जिलों के कलेक्टर ने अपने जिलों में धान उठाव का काम धीमा होने पर राइस मिलर्स को नोटिस भेजा है। 10 लाख मीट्रिक टन धान को ई टेंडरिंग से सेल आउट किया हुआ है, उसमें से 6.5 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है और शेष जो 10 लाख मीट्रिक टन धान है उसकी भी टेंडरिंग ई टेंडरिंग का बेचने का काम चल रहा है। अन्यथा हम लोगों ने तय किया है कि 7.5 लाख मीट्रिक टन चावल बना करके हम उसको स्टोर करेंगे। बाद में जब कोई चावल की ठीक ठाक कीमतें आ जाएंगी तो उसको विक्रय करेंगे। 10 जून के आसपास छत्तीसगढ़ के सभी प्राइमरी सोसाइटियों के पूरे धान का उठाव हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मामले से लेके धान के निष्पादन तक और किसानों को उसके भुगतान तक छत्तीसगढ़ की सरकार शुरू से कटघरे में रही है और आज भी जब लाखों टन धान खुले में पड़ा हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।